ओके। तो हमने पिछली जो बायोलॉजी के अंदर में हमने जो स्टार्ट किया था उसके अंदर में ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं भाई। जिसने नहीं देखे हैं सबसे पहले वो लेक्चर देखेगा। डायरेक्टली इस लेक्चर पर आ रहा है तो उसको बायोलॉजी में कहता हूँ कुछ समझ में नहीं आएगी भाई, वो थोड़ी देर के बाद में इस वीडियो को देखेगा और बंद करके रख देगा। ठीक है, मैंने जो टॉपिक्स यहाँ पर उठाए हैं वो टॉपिक्स हैं जो कि आप अपने एग्जाम के अंदर में जब जाते हैं तो इनको छोड़कर चले जाते हैं और यहीं से आपको एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले 3 वीडियोज़ हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए ताकि ये चीज़ें और क्लैरिटी के साथ में आपको समझ में आनी शुरू हो जाए। एक ट्यूनिंग बन जाएगी आपके मेरे साथ में कि किस लेवल पे कैसे आप लोगों को मैं टीच कर रहा हूँ। कुछ लोगों का डाउट था जी हमें इंग्लिश में पढ़ाओ, अरे भाई यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें मैं प्रोवाइड किया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बाईलिंगुअली पढ़ा रहा हूँ। बाईलिंगुअली, बाईलिंगुअल का मतलब क्या होता है भाई? बाईलिंगुअल का मतलब होता है कि वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें लिख रखी है मैंने वो हिंदी में भी है और इंग्लिश के अंदर में भी है और उनको समझाने का तरीका मेरा हिंदी में भी और इंग्लिश के अंदर में भी है। तो बेसिक फ़ायदा इससे ये होगा कि जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी बड़ा यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आज का जो है। नॉर्मली आपने इसको सेल थ्योरी के नाम से जाना होगा, सेल थियरी के नाम से आपने जाना होगा। और इस पूरी डिपार्टमेंट को जो ये पूरा एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, सॉरी बायोलॉजी की, जिसके अंदर में हम किसको स्टडी करते हैं? सेल को स्टडी करते हैं। तो उसको मैंने पहले भी आपको पहले लेक्चर के अंदर में बताया था कि जो सेल की थ्योरी करती है यानी सेल से रिलेटेड जो चीज़ें बात करती हैं तो उस पूरे विज्ञान को, उस पूरी साइंस को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नाम आपको याद हो गया? चलिए अब बात करें कि सेल होती क्या है। नॉर्मली मैं हर बार आप लोगों को एग्जांपल देता रहता हूं कि मान लो एक आपको घर बनाना है भाई। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा, बिल्कुल रिलैक्स और मजे से सुनिएगा चीज़ों को। सब पूरी एक थ्योरी है, यानी कि आप कहोगे कहानी है। अगर एक कहानी के रूप में आप चीज़ों को पढ़ोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा इन चीज़ों को लेके। आप ये मानो कि आपको एक घर बनाना है भाई। ठीक है, घर बनाने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले कुछ एक स्ट्रक्चरल ईंट होती है, उस ईंट को लेके आओगे। ये मान लो आप एक ईंट लेके आए, दूसरी ईंट लेके आए, तीसरी लेके आए, ऐसे ईंट दर ईंट क्या करते जा रहे हो आप? ऐसे रखते जा रहे हो, एक दूसरे को जोड़ते जा रहे हो, तो आपको फाइनली क्या मिलता है? एक घर मिलता है भाई। ठीक है, तो वो आपको घर मिला, यानी कि आपने एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर का क्या हमारे पास में फायदा होगा, यानी कि उसका फंक्शन क्या होगा भाई हमारे पास में? उसका फंक्शन हमारे पास में है कि हम उसके नीचे रहेंगे ताकि हम किसी आंधी बारिश वगैरह से बच के रह सके, यानी कि हमारे पास में सर्वाइव करने के लिए एक जगह हो गई है। ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो वो भी तो कहीं ना किसी चीज से बनी होगी भाई। तो वो बनती है जो छोटी से छोटी इकाई जिसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है सेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसको बिल्कुल स्किप मत करके जाना आप लोग। और जिसने नहीं देखा ऊपर आई बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे उसके पिछले जो। ठीक है, तो जो सेल होती है वो हमारी लाइफ की सबसे छोटी कार्यात्मक का मतलब होता है कि वो फंक्शनल, जैसे मैंने फंक्शन बताया ना आपको भी कि घर है तो घर का क्या फंक्शन होता है, उसी तरह से उसका फंक्शन और संरचनात्मक यानी कि उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो बात करें कि जो सेल होती है वो किसी की लाइफ की 2 चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। कौन कौन सी? एक तो फंक्शनल, यानी कि किसी का क्या फंक्शन हो सकता है। जैसे आप लोगों के हाथ है, हाथ के अंदर में बहुत सारी सेल्स हैं, तो वो फाइनली क्या हमारे पास में एक टिश्यू बनाएंगे, फिर ऑर्गन बना देती है। तो सारी मिलके कोई ना कोई फंक्शन उनका बना रही है, उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होगा। तो उसको हम क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास में क्या बनी है? सेल। ठीक है, तो सेल भाई, लेट अस सपोज कि आप अपनी उंगली देखो, उंगली क्या ऐसे बन गई होगी अपने आप? उठ के लगा दी भगवान ने, भाई लो ये उंगली मैंने आप लोगों के लगा दी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेल्स होती हैं वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी। जब ये जुड़ती हैं तो इसके बाद में टिश्यू बनता है, और जब बहुत सारी टिश्यूज आपस में जुड़ती हुई चली जाएंगी तो फाइनली हमारे पास में क्या बनेगा? एक ऑर्गन बन जाता है। तो इस तरह से ऑर्गन जो है वो बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर में। तो यहाँ पर सेल जो है वो सबसे मिनिमम कोज है, छोटी से छोटी इकाई होती है, मिनिमम यूनिट होती है किसी की लाइफ की, जो कि उसका एक फंक्शनल और एक स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करें, ये तो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं ज़्यादा इस पर एम्फोसिस इसलिए दिया क्योंकि आप लोग सेल से डरते हैं। एग्जाम में आते हैं, सेल का नाम आते हैं, आप लोग थोड़े हड़बड़ाहट हो जाते हैं, एजिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि अरे क्या आ गया भाई, कैसे करूं इसको सोल्व। तो इसके बाद में आप लोगों का एजिटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर में, इसके इंट्रोडक्शन पे मैंने आप लोगों के पास ज़्यादा समय दिया। दूसरा इसकी बात करें कि भाई किसने इसको सर्वप्रथम प्रयोग में ला के आए थे, किसने इसके बारे में बताया था? तो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, जब वहां पर अगर हिंदी में लिखा है तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, तो वो बाइलिंगुअली हमारा चलता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था ये?
1665 के अंदर में किया था। कब किया था? 1665 के अंदर में। इन्होंने देखा बॉडी के अंदर में किसी में ऐसे कोई एक देखा, उसको कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक हुक लिया और हुक से उठा के इसने बाहर निकाल लिया, तो इसी नाम से हम इसको जानते हैं। अगर हम याद करने का मैंने तरीका बताया कि ये क्या थी, जो चीज़ जिसको उठाया वो क्या थी, वो सेल थी, और किससे उठाया? हुक से उठाया। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन है इसका, जो जिसने इसके बारे में पहली बार बताया था, तो रॉबर्ट हुक थे। कब किया था भाई? 1665 के अंदर में किया था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करें जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनता है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सबसे छोटी जो सेल है, सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटी इकाई, जैसे आप लोग ईंट देखते हैं, ईंट भी अलग अलग तरह की होती है भाई ना, कि कोई बड़ी ईंट है, कोई बहुत छोटी ईंट है, जैसे कोई टाइल है, तो इसी तरह से बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो भी अलग अलग साइज होगा उनका। तो सबसे छोटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक डाटा है, ये बिल्कुल फिक्स है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। कौन सी है भाई? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है। दूसरी कौन सी सेल है? शतुरमुर्ग। देखा आपने? शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। कौन सी भाई? शतुरमुर्ग का जो अंडा सबसे बड़ी सेल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबी सेल कौन सी है भाई, यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, यानी कि तंत्रिका तंत्र होता है, या फिर हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो हमारे पास में, या फिर इम्यून सिस्टम की बात करें, तो उसकी जो कोशिकाएं, उसकी जो सेल्स होती हैं वो सबसे बड़ी होती है लेंथ के वाइज। ठीक है, पहले बात करी छोटी, दूसरी बात करी सबसे बड़ी, और लेंथ वाइज बात करें तो उसके अंदर में सबसे लेंथ किसकी होती है? सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम की होती है हमारे पास में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये जो इसकी स्टडी करते हैं, हमने साइटोलॉजी तो बोल दिया जब हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इस थ्योरी का सबसे पहले किसने बताया था, किसने इसके बारे में डिस्कस किया था? भाई सेल के बारे में तो डिस्कस किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जो सेल थ्योरी है ये किसने बताई थी, जो सेल्स के बारे में डिस्कस करती है? तो दो साइंटिस्ट थे भाई, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन SHELIDEN करके इनका नाम है, और दूसरा SWAN, स्वान। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था? सेल थ्योरी के बारे में बात करी थी। कब करी थी भाई? 1838 से 39 के बीच में इन्होंने ये पूरा अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इन चीज़ों के आधार पर इन्होंने बात करी थी सेल के बारे। तो सेल को जो होता है भाई, ये तो होगी चीज़ें हमारी बेसिक, इसकी जो हिस्ट्री थी, जिसके बारे में कैसे इनके नाम आए, क्या किसका बड़ी सेल होती है, कौन सी छोटी सेल होती है। अब बात करें कि भाई सेल जो है वो कितनी तरह की होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें तो सेल हमारे पास में तो दो तरह की होती है, हम पहले भी पिछले लेक्चर में भी इनके बारे में पढ़ चुके थे, प्रोकैरियोटिक और दूसरी हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल होती है। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर इस चीज़ को स्किप करूँगा, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता क्या सेल वॉल होती है, क्या कार्बन होते हैं, क्या राइबोसोम्स होते हैं, क्या लाइबोसोम्स होते हैं, क्या DNA होता है। तो इसको अभी मैं स्किप करूंगा और अगले टॉपिक के ऊपर मैं चलूंगा। फिर रिटर्न बैक में आप लोगों को, जब मैं पूरा आप लोगों को सेल पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद में दोबारा से इस पेज के ऊपर में हम रिटर्न बैक करेंगे। ठीक है, अब भाई जो चैप्टर, अब चीज़ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसको बोला जाता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, कौन सा भाई? सेल स्ट्रक्चर। यो यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं बेसिकली हमें यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स के बारे में डिस्कस करना होता है, तो सेल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना भाई। देखिए एक एक चीज़ को मैं बड़ी आराम से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके स्ट्रक्चर को, या आपके दिमाग के अंदर में छप जानी चाहिए पहली चीज़ तो ये। ठीक है, इस तस्वीर को कम से कम 5 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, ये आपकी आंखों के, आपके दिमाग के अंदर में ये फोटो जो है ना, ये जो सामने जो दिख रही है, ये पूरी छप जानी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को एनालिसिस कर सको कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ताकि मैं जब आगे नाम पढ़ाऊँ तो आप उनको विजुलाइज कर सको कि अच्छा न्यूक्लियोलस, ये तो वहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियस की, बात कर लेता हूँ मैं। तो देखो ये मेरे पास में एक सेल है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो सेल में सबसे पहले एक क्या होगा भाई, जो बाहरी पूरा, अगर मान लो मैं इसको पैक्ड वर्जन मान लेता हूँ, तो अंदर ही अंदर उसके अंदर में एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का मतलब होता है उसका केंद्रक होगा, जहाँ पर उसकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व, वहाँ पर कहीं तो एकदम रुकी हुई होंगी, वहाँ पर उसकी स्टडी पोजीशन पर वहाँ पर होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारे पास में क्या कहलाएगा? उसका केंद्रक कहलाएगा। अब जो न्यूक्लियस है, अगर मैं इसको और माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे देखूं, यानी कि इसको और माइक्रोस्कोपिक देखूं मैं, तो ये मेरे को थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये बाहर की अगर इसकी परिधि में बना दूं, ठीक है, मैं अंदर वाले का थोड़ा और जूम वर्जन कर लिया है, तो मुझे दिखेगा कि इसके अंदर में भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स घूम फिर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर में, उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है भाई? न्यूक्लियोलस बोला जाता है। न्यूक्लियोलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? केंद्रिका के नाम से हम उसको जानते हैं। क्या जानते हैं उसको? केंद्रिका के नाम से। तो आप लोगों को क्लियर हुई कि एक सेल है, इमेजिन करो एक सेल है, और सेल के अंदर में क्या है? एक न्यूक्लियस है।
और न्यूक्लियस के अंदर में जो चीजें हैं उनको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक है, यानी कि केंद्रिका उनको बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर में एक तो ये न्यूक्लियस हो गया ऑलरेडी इसके अंदर में, ये अगर मैं खाली ये न्यूक्लियस की बात करूं, बाहर उसकी परिधि को भी छोड़ देता हूं, ये जो बाहर बाउंड्री उसको छोड़ दें, तो इसके अंदर में पहली चीज तो एक न्यूक्लियोलस होगा। दूसरा इसके अंदर में होता है क्रोमेटिन। क्या होता है भाई, क्रोमेटिन, छोटे छोटे दाने होते हैं, ये क्रोमेटिन के रूप में यहाँ पर इसके अंदर में पड़े होते हैं। तो अभी बात करेंगे किसका क्या यूज होता है। तो ये क्या हुआ, क्रोमेटिन यानी न्यूक्लियोलस आपको आ गया है। दूसरा न्यूक्लियस आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। तीसरा क्रोमेटिन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन होता है, तो आप सीधा लगाओगे न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, दो चीजें उसके अंदर में पाई जाती हैं, ठीक है, ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आप लोगों को एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है, इनको बोले जाता है गोल्गी अपरेटस। क्या बोला जाता है भाई, गोल्गी अपरेटस। क्या यूज होता है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। चार टर्म हमारे पास में होगी, कौन से मेरे साथ जल्दी से रिपीट कीजिएगा। पहली केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा हमारे पास में क्रोमेटिन, चौथा गोल्गी अपरेटस। आप लोगों को बिल्कुल इमेज क्लियर हो जानी चाहिए, दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास में आता है कौन सा, कोशिका कला बोलते हैं इसको, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है भाई। और चौथा हमारे पास में आते हैं सेल, पांचों हमारे पास में कौन सा, सेल वॉल, जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पांचों मेरे पास में आते हैं वैक्यूल। पांचों क्या है, वैक्यूल है। इनको एक एक करके देख लेते हैं कहां पर है भाई ये प्रेजेंट। देखो मेरे पास में ये सेल है मान लो, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके बाहर भी एक लेयर बना दी जाए, ये ऐसे लेयर बनी हुई है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये बाहर इसका क्या है, वॉल है, यानी पूरी सेल की क्या एक वॉल है जो कि बाहर के आक्रमण से इसको बचा रही है, बाहर की चीजों से इसको सेव कर रही है, एक दीवार के रूप में काम कर रही है। बात समझ आई। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि सेल की क्या है, ये मेरे पास में एक वॉल बनी हुई है। चलिए अब एक अंदर का पोर्शन भैया आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सेल के अंदर का पोर्शन है ना, ये करता क्या है कि जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको बाहर भेजेगा, और जो अच्छे प्रोडक्ट होंगे उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा। यानी कि इन और आउट जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके थ्रू की जाती है, वो मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में क्या लगा हुआ है, जो आरओ लगे होते हैं उनके अंदर में एक मेम्ब्रेन होती है, तो पानी जो होता है उसको फिल्टर करने के लिए काम आती है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चीज़ों को, जो पदार्थ इसके पास में आएंगे उनको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर यूज़ करी जाती है, वो यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को राइट साइड के जितने भी हैं वो नाम याद हो गए होंगे। कौन कौन से हैं एक बार दोबारा से रिपीट कीजिएगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, गोल्जी अपरेटस, फिर हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, और पांच लास्ट हमारे पास में वैक्यूल। वैक्यूल आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। बात करेंगे सिर्फ प्लांट्स के अंदर में पाया जाता है, क्या इसका यूज होता है वो यहाँ पर हम थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को ये राइट साइड के सारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए अब बात करें लेफ्ट साइड में चलते हैं भाई। लेफ्ट साइड में हमारे पास में क्या होता है, सबसे ऊपर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, पावर हाउस बोला जाता है इसको सेल का। आगे पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में, क्या इसका यूज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास में राइबोसोम है। राइबोसोम कहाँ पर है भाई, जो हमारे पास में राइबोसोम, देखिए ये नीचे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सेल जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन सा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के नीचे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या कहलाता है हमारे पास में, राइबोसोम्स होता है। बेसिकली जो प्रोटीन्स होंगे उनका सिंथेसिस होगा यहाँ पर, अभी और देख लेंगे इन चीज़ों को लेके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली खाना वगैरह, फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए काम आता है। तीन तरह का होता है, आगे देखेंगे। तो इसके अंदर में जैसे आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल के बारे में बात करी होगी, तो क्लोरोफिल बेसिकली है क्या, वो एक तरह का क्लोरोप्लास्ट ही है भाई, ठीक है। तो जो खाना वगैरह पेड़ पौधों के लिए जो भी खाना बनाने का काम करता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। चलिए आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म। एक लिक्विड टाइप आप लोगों को इसके अंदर में दिख रहा होगा, पूरी सेल के अंदर में जो लिक्विड दिख रहा है वो बेसिकली क्या कहलाता है हमारे पास में, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। लास्ट हमारे पास में कौन सा रह गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये अंदर का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर से, इसके ऊपर में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं मैं। ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर में, यहाँ पर देखिए जो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये तो हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में राइबोसोम्स थे। और जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में क्या है, एंडी रेटिकुलम, जो हमारे पास में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हमने इसको जाना हुआ है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ में एक बार जल्दी से रिपीट कर लीजिएगा, सेल के अंदर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर ये इमेज क्लियर हो गई है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। कौन सा भाई, सबसे पहले राइट साइड आ जाओ, न्यूक्लियोलस, दूसरा न्यूक्लियस,
तीसरा क्रोमेटिन, चौथा हमारे पास में गोल्जी अपरेटिस, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अंदर वाली जो दीवार होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन आप लोगों को दिख रही है। नेक्स्ट हमारे पास में सेल वॉल आ गई है। फिर वैक्यूल आ गया है। वैक्यूल आप लोगों को ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्यों यूज होता है बताएंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल आप लोगों को याद हो गया। राइबोसोम, ये आप लोगों को छोटे छोटे जो दाने दिख रहे हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए। फिर हरित लवक बोलते हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। आगे बात करें साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका के अंदर में जो द्रव्य के यानी कि जो लिक्विड भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म जानते हैं। लास्ट हमारे पास में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, संत द्रव्य जालिका के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी के अंदर में इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं बायोलॉजी के अंदर में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम चीज़ों को और आसान करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या छोड़ूंगा, जो ये टॉपिक है यहाँ पर छोड़ूंगा इसको, कौन कौन सा, जो एनिमल सेल्स में क्या होता है और प्लांट सेल्स के अंदर में क्या होता है, ये मैं दोबारा रिटर्न बैक करूंगा। कब करूंगा, जब मैं आपको इनके बारे में एक एक जो चीज़ें मैंने बात करी है उनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद में हम दोबारा से इन चीज़ों पर लोड कराएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, ये भी मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए अभी, क्योंकि अभी चीज़ें आपको पता नहीं, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, इनका क्या यूज़ होता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन जंपिंग, क्या क्या मतलब होता है इनका, तो अभी आप लोगों को पता नहीं है। दोबारा से हम इन 3 पेजों को दोबारा से रिवाइज करेंगे, हो सकता है इस लेक्चर में या फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर में इनके बारे में दोबारा से मैं रिटर्न बैक करूंगा। अभी बात कर लेते हैं भाई, हमारे पास में एक एक को उठा के हम बात करें, तो सेल वॉल की बात करता हूं। तो सेल वॉल जो होती है भाई, सेल वॉल जब भी आपने देखा कि भाई ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, ये एक बाहर मेम्ब्रेन बनी हुई है और इसके बाहर एक वॉल बन गई है, तो ये किस में पाई जाएगी, प्लांट सेल्स के अंदर में भी पाई जाएगी। देखा होगा आपने, प्लांट जो होते हैं उनके बाहर का एरिया जो होता है बहुत हार्ड होता है, तो क्यों होता है भाई, क्योंकि उनके बाहर में क्या है, सेल वॉल बनी हुई है। सेल वॉल बने होने से क्या, उनका एरिया जो है बहुत हार्ड हो गया है, तो इजीली वो कटती नहीं है, इजीली आप उनको तोड़ नहीं सकते। और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसका बनती है भाई, ये सेल्यूलोज। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो पेड़ होते हैं उनके अंदर में सेल्यूलोज बनता है, और यही सेल्यूलोज रेस्पॉन्सिबल होता है उनके पेड़ पौधे जो होते हैं उनके जलने के लिए, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा इसके अंदर में बात करें तो कोशिका जो होती है उनका एक बेसिकली बात करें, जो हमारे पास में सेल्स होती है उनको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रदान कर देती है कि पेड़ हमारे पास में, आपने देखा होगा स्ट्रेट पेड़ हो जाते हैं, सीधे पेड़ अगर मुड़ भी रहे हैं तो मुड़ने का भी उनका एक निश्चित क्या होगा, तरीका होगा, ढंग होगा उनका, तो वो क्या करती है, उनको एक आकार प्रदान कर देती है। ठीक है, दूसरा बात करें कि भाई ये एक सेल से दूसरे सेल को बांधने के लिए ये यूज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर सेल वॉल बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जिसको आपने कोशिका झिल्ली के नाम से जाना होगा, तो ये जो होती है वो अंदरूनी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि ये सेल है, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर में क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, और अंदर में क्या था, न्यूक्लियस था। तो इसके अंदर में करता क्या भाई, ये बेसिकली सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का परमिएबल का मतलब होता है कि भाई एक तरफ से जाने की ये क्षमता रखती है अपने पास में, और दूसरी तरफ से अपने अंदर में आने नहीं देती है। और परमिएबल क्या होता है कि इधर जा भी सकता है और यहाँ से आ भी सकता है, लेकिन ये क्या करती है, सिर्फ एक ही तरह की रखती है कि ये अपने अंदर से बाहर निकालने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसी में क्या गया कि जो कोशिका के अंदर है ना, बाहर और जो पदार्थों का पारंगमन इसी से होता है, यानी कि बाहर और अंदर जाना जो होता है वो इसी के थ्रू होता है। कि क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में पदार्थ आएंगे जाएंगे वो इसी के थ्रू आएंगे। तो हमारे पास में किस तरह की मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, जो बाहर से और अंदर से जाने का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है बेसिकली, पहले तो बात करें भाई किसने इसको खोजा था, तो अल्टमैन थे। अल्टमैन ने 1886 में इसकी खोज करी थी, इस माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन उस टाइम पे इनको माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम नहीं दिया था। अब नाम किसने दिया था, तो नाम दिया था बेंडा जो थे, एक साइंटिस्ट बेंडा, BENDA, बेंडा जो थे, इन्होंने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया दिया। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई इसमें बेसिकली काम क्या होता है, तो इसमें जो बेसिकली काम होता है वो होता है कि जितना भी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे कार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पर एनर्जी दी जाती है, यानी कि उनका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन करा जाता है। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन किया जाता है, किनका, जो कार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीडेशन का मतलब उनका जलना, और नेक्स्ट इसमें क्या होता है, DNA पाया जाता है। DNA पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चौथा इसके अंदर में जो काम होता है वो होता है ADP से ATP। देखिए जो इसके अंदर में एनर्जी सेव होती है, पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस फॉर्म में सेव होती है, तो वो होती है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। अब ये करता क्या है, इसके अंदर में जब ये एडिनो डाईफॉस्फेट होता है, जब रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये डी से यानी कि डाई से ये ट्राई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉस्फोरस हमारे पास में क्या है, 2 मान लो जुड़े हुए हैं, तो तीसरा एक और इसके अंदर में जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है ट्राई
फॉस्फेट यहाँ पर बन जाता है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। किसके अंदर में बनता है भाई ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बनता है। नॉर्मली एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो ये कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से हम इनको जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप इमेजिन करो कहाँ पर था भाई, हमारी जो सेल थी उसके अंदर में, ठीक है। आई होप आप लोग उसको कर पा रहे होंगे। तो हमने तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पर इसके डिस्कस कर लिया। कौन सा? एक तो देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया, और सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ में। और चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेंट्रक या न्यूक्लियस या फिर केंद्रक के नाम से आप इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, ये सेल का जो सबसे प्रमुख अंग है, आपने देखा था ना कि बीच में जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो सेल का जो प्रमुख अंग होता है, आज मैं कहे कि मैनेजमेंट जो करता है सेल का, पूरी सेल का जो मैनेजमेंट होता है वो यहीं से होता है। ये पूरी सेल को कैसे काम करना है, क्या क्या इसके अंदर में इन होगा, क्या आउट जाएगा, क्या प्रोडक्ट इसके अंदर में आएंगे, वो सारे न्यूक्लियस का काम होता है, जिसको केंद्रक के नाम से जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंट है, ये डेटा पूछा जाता है कि प्रोटीन कितना होता है, तो 8.5% होता है, यानी कि 8.5%। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड हम बात करेंगे आरएनए और डीएनए के बारे में अगले लेक्चर में, तो वो भी डेटा है आप लोगों के लिए। ये 10% होता है और डीएनए इसके अंदर में 5% होता है, ठीक है। और ये क्या होता है इसके अंदर में, जो ना न्यूक्लियस है उसके अंदर में क्रोमेटिन पाया जाएगा। मैं अभी बात करी थी आप लोगों से कि इसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। तो ये क्रोमेटिन बेसिकली क्या होता है, धागेनुमा होता है, यानी कि धागे जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं किसके, ये इंपॉर्टेंट है कि क्रोमेटिन किसके बने होते हैं भाई, डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर में डीएनए कितना है, 5% इसके अंदर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि जो सेल डिवीजन होता है, तो उसके अंदर में जो क्रोमेटिन होता है ना, जो क्रोमेटिन यानी कि सेल के अंदर में आपने देखे छोटे छोटे जो क्रोमेटिन के धागे थे, ये धागे रूप जो बने हुए हैं जिनके अंदर में डीएनए है, तो यही जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनना, ठीक है। तो ये जब डिवीजन हो रहा है तो कौन डिवाइड कर रहा है इनको, बेसिकली जो क्रोमेटिन है वही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और जब ये डिवाइड होते हैं तो वहां पर क्या बन जाते हैं, ये क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं, यानी कि अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक के रूप में आपने इनको पढ़ा होगा। जो गुणसूत्र हैं, यानी कि जो क्रोमेटिन है, यही हमारे पास में गुणसूत्र कहलाते हैं, जिनको आप क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं, जिनका हिंदी में बोलूं तो अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट हमारे पास में, तो जितनी भी हमारे पास में ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर में, या फिर एनिमल हो गए, तो उन प्लांटे हो गए, सबके अंदर में जो क्रोमोजोम्स है उनकी जो संख्या होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। अब कितनी होती है थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 एग्जांपल हमारे पास में क्या क्या है। तो आप मैं कहूँ कि भाई जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर में बेसिकली क्या डिवाइड होता है, तो आप कहोगे क्रोमेटिन है, वही बेसिकली वहां पर क्या करते हैं, क्रोमोजोम्स का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर में कितने जोड़े होते हैं, ये जोड़ों में मिलते हैं, 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े तो ये डिफाइन करते हैं कि भाई सभी के अंदर में सेम होंगे। किसके अंदर में, स्त्री और पुरुष के अंदर में दोनों में सेम रहेंगे। जो 22 होते हैं इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास में जो इसके अंदर में आता है, जो एक और बच गया, एक जोड़ा बच गया, तो पूछा जाए पेयर कितने होते हैं, तो 23 होता है। और पेयर में कितने हमारे पास में क्रोमोजोम होते हैं, एक पेयर में 2 होते हैं, तो 23 में कितने हो गए भाई, 46 क्रोमोजोम्स हो गए। यानी कि टोटल ह्यूमन बीइंग के अंदर में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई इसके अंदर में जो लास्ट हमारे पास में क्रोमोजोम है, यानी कि जो एक बच गया, वो किस डिटर्मिनेशन करता है, वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। वो ये फाइंड करता है कि भाई वो जो बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जो मेल होती है उनके अंदर में क्रोमोजोम्स होते हैं एक्स में, लास्ट जो 23वां है, और जो मेल पार्ट होगा, मेल होंगे, उनके अंदर में होगा XY। यानी कि ये जो Y है यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो आप मेरे को ये बताइए कि जब बेटा होता है या बेटी होती है तो उसके लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, फीमेल होती है या फिर मेल होता है? बिल्कुल मेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि उसके जो क्रोमोजोम्स है, जब वहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ है तो वहाँ पर जो 23वां यानी कि 23वां जो पेयर आया है वो XX का आया है या फिर XY का आया है। वो दोनों हो सकते हैं, XX भी हो सकता है और XY भी हो सकती है। यानी कि यहाँ से X भी टूट के आ सकता है या फिर Y टूट के आ सकता है, ठीक है। जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि 23वां जो जोड़ा होता है, पूछा जाएगा कि भाई कौन सा क्रोमोजोम है जो डिसाइड करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, तो आप लोगों को बताना है कि भाई 23वां जो जोड़ा है वो इस चीज़ के बारे में बात करेगा, और उसके अंदर में X और Y होंगे मेल के अंदर में, और फीमेल के अंदर में X हो जाएंगे। चलिए आगे बात करें राइबोसोम के बारे में। थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा जाएगा भाई, थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा जाएगा, हो सकता है 30 मिनट तक का चला जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो इनको पहले पढ़ाऊंगा, तभी मैं चीज़ों को बैक पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो होते हैं इनको आप बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटोन। प्रोटीन जो मैंने छोटे छोटे आपको ब्लू
ब्लू चीज़ें दिखाई थी ना, जो वहाँ पर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के नीचे एंडीरेक्टुलम था और उनके ऊपर में छोटे छोटे ब्लू कलर के डॉट्स बने हुए थे। अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से आप उस पिक्चर पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, चलो मैं दिखाई देता हूँ भैया आप लोगों को। देखो ये जो छोटे छोटे दाने बन रहे हैं ना, ये देखो छोटे छोटे दाने यहाँ पर बने हुए, ये मेरे पास में दाने बने हुए हैं, ये ब्लू कलर के। तो ये क्या है, ये बेसिकली राइबोसोम्स है। अब इनका यूज़ क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं और क्या इनके फंक्शंस होते हैं। राइबोसोम्स, आ जाओ भाई, राइबोसोम्स जल्दी आओ। चलिए, राइबोसोम्स बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर में प्रोटीन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। प्रोटीन जो होता है इनको सिंथेसिस करना, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर में किस तरह से इनका यूजफुल तरीके से यूज हो सके, तो वो सारा कहाँ पर होता है, राइबोसोम्स में होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में किसके बने होते हैं, जो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, ये बेसिकली आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो स्तनधारी होते हैं इनके जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनके अंदर में राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। स्तनधारियों का मतलब क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स हो गए, जो ये कहें कि भाई जो दूध पिला सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, वो सारे हमारे स्तनधारियों के अंदर में आ जाते हैं। तो ये सारे जो पाए जाएंगे, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये इनके अंदर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई राइबोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक, जो दो तरह के हमने सेल पढ़ी थी उसके अंदर में 70 नंबर होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर में 80s होते हैं, ठीक है। ये क्या डेटा है इनके बारे में हम जब दोबारा से मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को, मैंने जो छुड़वाई थी वहां पर, तब बता दूंगा इन चीज़ों के बारे में। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बच गया, क्लोरोप्लास्ट बच गया भाई। क्लोरोप्लास्ट जो है वो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, उसमें सहायता करते हैं, यानी कि पेड़ों का खाना बनाने के लिए काम करता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि भाई पेड़ जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, हरे से क्या बनता है, वो खाना बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो क्लोरोफिल कुछ नहीं होता, वो एक तरह का लवक ही होता है या फिर कई क्लोरोप्लास्ट ही होता है, जो कि किस काम आता है, प्रकाश संश्लेषण करने का काम आता है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो किस लिए है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनका फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर में जो कैरोटीन होता है और जेंथोफिल होता है। क्या क्या होता है भैया, एक तो हमारे पास में होता है कैरोटीन और एक जेंथोफिल होते हैं, ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। किसके अंदर में, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके कारण में क्या होता है, पत्तियों का आप लोग देखते हैं ना, कई बार रंग कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पत्तियां होती हैं उनका रंग पीला क्यों पड़ जाता है, यानी कि पीला क्यों पड़ गया उनका। तो दो चीजें होती हैं, कैरोटीन होता है और एक जेंथोफिल, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं जिसके कारण में उसका रंग क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके अंदर में डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भाई, डीएनए भी इनके अंदर में पाया जाता है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं हम, इसके अंदर में हाँ लवक की बात करें यानी कि क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो ये तीन तरह के होते हैं। एक तो हरित लवक होता है, एक अवर्णीय लवक होता है, एक होता है वर्णीय लवक, ठीक है। इंग्लिश के अंदर में मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा इसकी, अभी मेरे को नाम इनके एक्चुअल में ध्यान नहीं आ रहे हैं, तो मैं देखूंगा उनका, बताऊंगा मैं आप लोगों को इसके अगले लेक्चर के अंदर में, इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। चलिए इसकी बात करें, अवर्णीय लवक जो होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं या फिर जो जड़ होते हैं पेड़ों की, उनके अंदर में पाया जाता है, उनके बाग के हिस्सों में पाया जाता है। और वर्णीय लवक जो होते हैं, ये बेसिकली किसी के रंग, जैसे आपने देखा होगा टमाटर का रंग लाल होता है, गाजर का सॉरी टमाटर का, हाँ लाल हो गए, पीले हो गए, नारंगी, ये किस तरह से आ रहे हैं इनके अंदर में, तो ये बेसिकली इस लवक के कारण में आ रहे हैं, यानी कि उसके क्लोरोप्लास्ट के कारण में आ रहे हैं। चलिए हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन बन जाते हैं भैया हमारे पास में, कि टमाटर का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, तो वहां पर एक लवक होता है जिसको बोला जाता है लाइकोपीन बोला जाता है। गाजर का रंग है वो लाल क्यों होता है भाई, वहां पर जो होता है वो क्रोटीन के कारण में होता है। इंपॉर्टेंट है तीनों ये। और तीसरा हमारे पास में चुकंदर आपने खाया होगा, तो उसका रंग जो वायलेट कलर का होता है किसके कारण में होता है, बेटानिन होता है, तो बेटानिन के कारण में वहां पर आ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर समझ में आ गया। हम पढ़ के आ रहे हैं वो जो सेल्स के अंदर में जो छोटे छोटे पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की बात करें। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लाइजोजोम। लाइजोजोम्स है वो क्या होता है भाई, लाइजोजोम आपने देखा था मेरे साथ में, कुछ दिखाता हूँ मैं स्ट्रक्चर में आप लोगों को दोबारा से। देखो लाइजोजोम्स आपने पढ़े थे, एक मिनट, अच्छा लाइजोजोम के बारे में बात कर लेते हैं। मैं शायद फिगर के अंदर में हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, थोड़ा सा उसके अंदर में मिस हो गया ये। तो लाइजोजोम्स होते हैं वो बेसिकली, इनको क्या, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि
सोसाइडल वेसिकल ऑफ सेल होता है, सोसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का, यानी कि जो बाहर के पदार्थ होते हैं उनका क्या कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं या फिर उनका पाचन कर देते हैं। जो फालतू की चीज़ें अगर सेल के अंदर में आ गई तो उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं, उनका पाचन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह की एंजाइम पाई जाती है, 24 तरह की इसके अंदर में एंजाइम पाई जाती हैं। किसके अंदर में, लाइजोजोम के अंदर में। बात समझ आई भाई, किस काम आता है, इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं, लाइजोजोम को जानते हैं सोसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, सोसाइडल वेसल ऑफ सेल के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है, राइबोजोम के साथ में इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। जो राइबो है वो बेसिकली क्या काम आता है, राइबोजोम है वो प्रोटीन जो है हमारे पास में उसको सिंथेसिस करने का काम आता है, कैसे उसका यूज करना है, कैसे उसका जलना बिलना, बॉडी को एनर्जी देना, तो वहां पर उसका राइबोजोम्स का वो यूज होता है। और लाई यानी कि किसी को खत्म कर देना उसके अंदर में, तो वो हमारे पास में लाइजोजोम का काम होता है। इसको इसीलिए सोसाइडल यानी कि आत्मघाती थैली के नाम से भी आप लोगों ने जाना होगा। तो मैंने बेसिकली जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे लाइजोजोम्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, कितने तरह का होता है, टमाटर लाल क्यों होता है, गाजर क्यों लाल होती है, चुकंदर वायलेट कलर का क्यों होता है, तो बेटानिन उसके अंदर में होता है। ये चीज़ें आपसे मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है। फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल हो गए। राइबोजोम्स की बात करी कि भाई जितना प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो सारा यहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट टर्म है कि राइबोजोम के अंदर में क्या पाया जाता है भाई, आरएनए होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम आरबीसी आरएनए और डीएनए के बारे में अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरे साथ में पढ़ा कि न्यूक्लियस के जो मेन अंग होते हैं, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, और ये क्रोमेटिन जो उसके अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर में, वो एक धागानुमा होता है जिसके अंदर में डीएनए भरे होते हैं, यानी डीएनए का बना होता है। ठीक है, और जो होते हैं क्रोमेटिन होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, यानी एक सेल से दूसरी बन रही है तो वहाँ पर क्रोमोजोम्स बन जाते हैं। कौन, क्रोमेटिन के जो गुणसूत्रों से होते हैं। नेक्स्ट हम देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी एल्टमैन ने करी थी और नाम बेंडा ने दिया था। और इसके अंदर में जो कार्बनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि जो एडीपी था, जो मेन एनर्जी थी, वो एडीपी से एटीपी, यानी कि आपसे पूछा जाए कि भाई किस फॉर्म में एनर्जी सेव होती है सेल के अंदर में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एटीपी, यानी एडिनो ट्राई फॉस्फेट के नाम से उसके अंदर में होगी। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी आपने इसको जाना है। सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की है, जो बाहर के और अंदर के प्रोडक्ट्स के बीच में पारगमन जो करवाती है वो इसी के थ्रू किया जाता है, यानी कि एक साइड में आप लोग चीज़ों को बाहर भेज पा रहे हैं, सेमी परमिएबल है। सेल वॉल की बात करें तो जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर में, उसी के अंदर में प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाएगा सेल वॉल किसके अंदर में प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर सिर्फ एक ही होना चाहिए कि वो प्रेजेंट होती है केवल प्लांट्स के अंदर में। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर में नहीं होती है वो। देखिए, एनिमल का मतलब होता है कि हम जो, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के अंदर में भी आते हैं। मैंने पहले भी जब मैं डिवीजन करवा रहा था ऑर्गेनिजम्स का, तो वहाँ पे दो ही चीज़ें बताई थी, प्लांटाई और एनिमलाई। तो एनिमल्स के अंदर में हम लोग जब भी मैं एनिमल का यूज़ करूँगा तो आप लोगों को समझ लेना है मैं बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन बींग्स का ही बात कर रहा हूँ। तो इसलिए किसकी बनी होती है भाई, ये सेल्यूलोज की बनी होती हैं, इनको एक निश्चित आकार प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो सेल वॉल, क्योंकि उनकी बाहर की जो एरिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है हम लोगों को, तो वहाँ पर जो बाहर का सेल का एरिया, प्लांट का जो बाहर का एरिया वो स्ट्रॉन्ग बनता है, इसीलिए वहाँ पर आप सेल वॉल देखेंगे उसके अंदर में। ठीक है, तो आई होप मैंने ये जितना भी आप लोगों के सामने ग्राफ, ये जो एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप अपनी आंखों में संभालो भाई, पहली चीज़ तो। और इसके अंदर में एक एक पॉइंट जो आप लोगों को बताए बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गोल्जी अपरेटस रह गया, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में इसको देखेंगे, क्योंकि वहीं पर इसका यूज आएगा हमारे पास में। इसका ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसका किसने इन्वेंट किया था, किसने इसके बारे में खोज करी थी, वहीं से इसके अंदर में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई इशू नहीं है, आगे हम और करेंगे कोशिश, क्योंकि ये मेरे को चैप्टर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन कन्फर्मली बनता ही बनता है। तो फिर से मेरे साथ एक बार जल्दी से रिपीट कर लीजिए। राइबोसोम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने के काम आता है। क्लोरोप्लास्ट जितनी फोटोसिंथेसिस है उसको काम करने के काम आता है। साइटोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड होता है इसके अंदर में, ज़्यादा कोई इसके अंदर में बात करने की जरूरत नहीं थी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बैग भी बोला जाता है इसको, ठीक है, पावर बैंक भी बोला जाता है इसको सेल का। किसमें करता है ये, एडीपी से एटीपी के अंदर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एडिनो ट्राई फॉस्फेट के अंदर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूक्लियस बहुत अच्छे समझा, न्यूक्लियस आपने मेरे साथ समझ लिया बहुत अच्छे से। क्रोमेटिन भी देखा जो कि किसके अंदर, डीएनए के बने होते हैं। गोल्जी अपरेटस इसका किसने किया था, वो इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था, वो इंपॉर्टेंट है, बताएंगे अगली क्लास के अंदर में। सेल मेम्ब्रेन समझ लिया आप लोगों ने कि भाई सिर्फ आउट हो सकते हैं, इन नहीं हो सकते उसके अंदर में। और लास्ट हमारे पास में सेल वॉल होगी है, जो कि केवल प्लांट्स के अंदर में पाई जाती है। और ये वैक्यूल है, ये किसके अंदर में पाया जाता है, ये भी खाली प्लांट्स के अंदर में पाया जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। इसी का जो कंटिन्यू पार्ट होगा, पूरा भी सेल कंप्लीट नहीं हुआ है भाई,
अगला लेक्चर बिल्कुल बहुत अच्छे से देखना आप लोगों को। पहले ये लेक्चर जो 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लो, ताकि आपका एक बेस बन जाए कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में आप कहीं से भी सेल थ्योरी के कोई भी क्वेश्चन लगाओगे, आप देखते ही वहाँ पर टिक कर दोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया गया है, आप कोई भी डाउट पूछना चाहें तो वहाँ पर पूछ सकते हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, चलिए।